तो आज हम नेशनल डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं, यानी कि राष्ट्र विकास। राष्ट्र विकास यानी कि देश का विकास। अब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किन किन कारणों से किसी देश का विकास होता है, यानी कि देश के विकास के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले आखिर विकास है क्या, क्योंकि जो विकास जो शब्द है वो हमने पार्ट 1 में यानी कि डेवलपमेंट चैप्टर की पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने ये समझा है कि आखिरकार विकास यानी कि डेवलपमेंट है क्या और उसे हम किस तरीके से जान सकते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। यानी कि किस तरीके से हम किसी भी विषय से या सिचुएशन से ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि विकास है क्या। तो विकास यहाँ पर किसी का नाम नहीं, एक सिचुएशन यानी परिस्थिति के बारे में बताया गया है। यानी परिस्थिति में जो अंतर है उसे इस शब्द से हम समझ सकते हैं। अब परिस्थिति में अंतर, उसे हम विकास क्यों कहें। अब यहाँ पर बात करते कि एग्जाम्पल की, मान लो कि जैसे कोई गांव है। ठीक है, अब वहाँ से मान लो ये गांव है, वहाँ से जाने का यानी कि वहाँ से शहर जाने का जो रास्ता है या फिर सड़क, वो है कच्चा यानी मिट्टी का। ठीक है, जो सड़क है इसे हम मान लेते हैं रोड। अब ये रोड जो है, जो रास्ता है जो गांव से शहर को जोड़ता है, ये मान लो गांव है। ठीक है, ये क्या है, गांव है यानी कि विलेज। ठीक है, अब ये है सिटी। अब ये जो दोनों को जोड़ता है वो ये रास्ता है। अब ये जो रास्ता है वो क्या है, कच्चा है। अब कच्चे रास्ते में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो रास्ता खराब हो जाएगा। यानी कि बारिश के मौसम में वो रास्ते में बहुत सारे कीचड़ जम जाती है या फिर वो रास्ता खराब हो जाता है, जिससे वहाँ से आना जाना मुश्किल या फिर ना के बराबर होता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो सरकार है उसने कुछ ऐसे योजनाएं बनाई या कुछ ऐसे काम किए या फिर वहाँ के लोग ही मिलके उस रास्ते को क्या करते हैं, ठीक करते हैं और पक्का सड़क बनाते हैं। यानी कि मान लो कि कुछ साल बाद, मान लो 1 साल के बाद, 1 ईयर, अगर 1 साल अंतर हुआ तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर रास्ते में बदलाव दिखा। यानी कि ये जो रोड है वो पहले कच्चा था, अब वो क्या है, वो पक्का रोड हो गया यानी कि सीमेंट का। जिससे क्या होगा, अगर पानी भी वहां पर इकट्ठा हो ही नहीं सकती, अब पानी भी गिरे तो रास्ता खराब होगा ही नहीं, क्योंकि ये रोड सही हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं विकास हुआ है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो अच्छे के लिए हुआ है। तो उसी तरह इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि जो परिवर्तन हुआ वो अच्छा था यानी पॉजिटिव था। तो विकास को हम सकारात्मक बदलाव भी कह सकते हैं। यानी कि हम छोटे से साधारण से शब्द से इसे समझ सकते हैं कि विकास यानी कि पॉजिटिव चेंज। ठीक है, पॉजिटिव चेंज। अब ये पॉजिटिव चेंज हम जानेंगे कैसे कि हुआ है, तो उससे हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें सही तरीके से इस टॉपिक को समझना होगा। ठीक है, और हमने पार्ट 1 में भी कवर किया है तो इससे भी जानना होगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी पूरा देखना और इस वीडियो को भी बिना स्किप करे पूरा देखना है और जानना है कि आखिर विकास है क्या, चाहे वो राष्ट्र का हो या किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों ही यही दर्शाएंगे कि उसमें जो अंतर हुआ है वो परिवर्तन जो है वो लाभकारी है यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम जानते हैं देश में विकास या फिर राष्ट्र विकास है क्या। अब देश, उसमें अगर विकास करना है तो केवल एक क्षेत्र पे काम नहीं किया जाता, बहुत सारे क्षेत्र है। राजनीति हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और भी शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, और हेल्थ सेक्टर में हो गया, और बहुत सारे। ठीक है, ये इतने सारे चीज है। ठीक है, इतने सारी चीज, कृषि हो गया, ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वहाँ की सरकार को। इन सभी क्षेत्रों को एक साथ इनका विकास करना पड़ता है। विकास यानी कि इन चीजों को एक साथ आगे ले जाना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सब अच्छा करना, हेल्थ सेक्टर में अच्छा होना, कृषि क्षेत्र में अच्छा होना, सामाजिक आर्थिक उन्नति होना। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, उन्नति, प्रगति। तो प्रगति होना यानी कि विकास होना, तभी हम कहते हैं कि देश का विकास हुआ है। अब हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक उद्देश्य है कि जो भी काम हम करें, यानी गवर्नमेंट जो भी काम करे, वो उनका एक उद्देश्य होगा नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यानी कि परिवर्तन जो हो उनके जीवन में वो उनके लाभ के लिए हो, पॉजिटिव हो। अगर शिक्षा क्षेत्र में काम किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे नागरिक का लाभ हो, वो शिक्षित हो, वो जाने कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है, नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना या फिर जीवन स्तर को बेहतर बनाना, पॉजिटिव चेंज यानी कि विकास। विकास का एक ही उद्देश्य है, नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार हम विकास किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, दो चार चीज़ों से एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक हुआ आर्थिक विकास को अगर हम जानना है, या फिर अगर आर्थिक विकास को हम कर सकते हैं, आर्थिक विकास किसी भी देश में, तो हमें रोजगार में वृद्धि करना ज़रूरी है, कृषि क्षेत्र में ज़रूरी है काम करना, व्यापार में काम करना ज़रूरी है, और बहुत सारे क्षेत्र है जिससे क्या मिले, हमें धन, पूंजी या फिर आय प्राप्त हो। क्योंकि हम आर्थिक विकास को आय से समझ सकते हैं। ठीक है, आय, आय से समझ सकते हैं। अब आय क्या होता है, जो धन हम कमाते हैं वो आय है, चाहे वो मजदूरी हो, सैलरी हो, या फिर हमारी जीडीपी ही क्यों ना हो, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आय है। अब रोजगार में वृद्धि हुई तो इससे फायदा उस देश का भी होगा, तो उसे हम समझते हैं कि आखिर क्या है। और हम आगे भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी इससे रिलेटेड टॉपिक को जानेंगे, जिससे हम समझेंगे कि आय में अगर किसी व्यक्ति के आय में अगर वृद्धि हो रही है तो वो देश के विकास से जुड़ा है, ये भी जानेंगे। तो अभी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो एक किसान है, वो खेती कर रहा है, किसका, चावल का, चावल गेहूँ किसी भी चीज़ का, वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। कृषि क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी में सब है, तीनों टॉपिक आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक किसान है, मान लो उसका नाम मोहन है। मोहन खेती कर रहा है चावल का। अब चावल यानी चावल की जब फसल सही तरीके से तैयार हो जाएगी तो क्या करेगा, वो उसे काटेगा और फिर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाएगा। ठीक है, अब वो बाजार से कहाँ जाएगा, फैक्ट्री, मील में। ठीक है, जहाँ वो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट से हमारे पास आएगा, यानी जनता के पास जाएगा। वो तो डायरेक्ट वो नहीं होता है ना कि किसान से हम खरीद लेते हैं, प्रोसेस होता है। पहले वो जाएगा कहाँ, पहले वो कट के तैयार होगा फसल, फिर जाएगा बाजार में, उसका विक्रय होगा व्यापारी को, फिर वो जाएगा कहाँ, मिल में, फैक्ट्री में, जहाँ प्रोडक्ट बनेगा, और फिर
फिर वो बाजार में आएगा, फिर बाजार से हमारे पास आएगा, यानी दुकानों में। ठीक है, तो इसे समझते, इससे हमारा आर्थिक विकास कैसे हुआ। अब जो कृषि क्षेत्र में काम हो रहा है, जो खेती हो रही है, वो कौन कर रहा है। वो तो ऐसे नहीं हो रहा है ना, खुद ब खुद हल चल रहा है, खुद ब खुद धान की रुपाई हो रही है, खुद ब खुद सिंचाई हो रही है, नहीं। वहाँ कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग। अब उससे क्या हुआ, उससे फायदा हुआ क्या, लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पर रोजगार को आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, ये वाला टॉपिक यहाँ पर आ गया। अब जो मील में जो प्रोडक्ट बन रहा है, पैकेजिंग जो होगी, ठीक है, उसके बाद वो बाजार में जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर जो यहाँ पर वस्तु का विक्रय हो रहा है, तो कौन खरीद रहा है, व्यापारी खरीद रहा है। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक इसमें आ गया। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे धन, आय या पूंजी मिलेगी, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, रोजगार यानी कि जो मजदूर है, उन्हें आय मिलेगा। अब वो आय केवल उनका नहीं होता, उनकी आय को मिला के हमारे हमारे या फिर किसी भी देश का जो आय है जुड़ा होता है। अब मान लो हर व्यक्ति अगर उन्नति कर रहा है, तो उसका वो जो वहाँ पर वो रहता है, वो क्षेत्र भी विकास कर रहा है। ठीक है, अगर किसी राज्य में लोग शिक्षित है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित है। ठीक है, अगर कोई देश ज़्यादा समृद्ध है, तो वह आर्थिक रूप से मजबूत है। तो ये अगर किसी भी इंसान की उन्नति हो रही है, तो वो उस देश की भी उन्नति हो रही है। ठीक है, अब जो आय मिलेगा वो केवल उसका नहीं, देश का भी होगा। क्योंकि हम एक वर्ड सुनते हैं या फिर सुनेंगे इस चैप्टर में, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। ये क्या होता है, ये वहाँ रहने वाले यानी देश के, यानी मानो कि ये एक देश है, वहाँ रहने वाले जितनी भी जनसंख्या है, उनकी आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, जो उस देश की आय है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आर्थिक विकास के बाद, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सामाजिक विकास का। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होता है, समाज का विकास। अब समाज का विकास होगा कब, समाज में रहता कौन है, लोग रहते हैं ना। लोगों का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये सब चीजें जो है वो किससे जुड़ा होता है, एक देश से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर हमारे देश यानी भारत अगर विकसित है, तो इन क्षेत्रों में वो आगे है। ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, स्वास्थ्य के रूप में आगे है। अगर कोई भी देश आगे है, तो यानी कि विकसित है, तो इन क्षेत्रों में वो आगे है, तभी है, वरना नहीं हो सकता। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में है और बाकी इन क्षेत्रों में नहीं है, तो वो विकसित नहीं कहलाएगा। एक विकसित देश तभी हो सकता है जब इन क्षेत्रों में वो मजबूत हो, इन क्षेत्रों में और बहुत सारे जो हमने क्षेत्र बताए, इन क्षेत्रों में वो मजबूत हो। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता क्या, लोगों को समानता का व्यवहार, किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी को ज्यादा बड़ा या किसी को छोटा भाव, ये गलत भाव होता है कि किसी को भगवान मानो तो किसी को चप्पल के नीचे रखो। तो ये जो होता है वो गांव में हम अक्सर एक शब्द पहले पहले के इतिहास में हमने पढ़ा था, छुआछूत, जो ये सारी धारणा थी, वो सामाजिक असमानता थी। तो सामाजिक विकास कब हुआ, जब लोगों के नजर में सब बराबर हुए, कोई भगवान नहीं, यानी कोई इंसान बड़ा नहीं और कोई इंसान छोटा नहीं, सब इक्वल। तब सामाजिक समानता हुई और उससे समाज का विकास हुआ, क्योंकि सभी मिलके समाज का विकास करेंगे, कोई एक नहीं।
वहाँ रहने वाले सभी लोग मिल के उस क्षेत्र का विकास करते हैं। ठीक है, किसी एक के विकास होने से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। सभी को अगर शिक्षित होना है तो पूरे क्षेत्र को होगा, तभी लाभ हमें दिखेगा। ठीक है, तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं आखिरकार एक देश, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखो, अब सामाजिक जो विकास है वो समाज का विकास कब होगा? जब वहाँ के लोग शिक्षित हो गए, स्वस्थ हो गए, सामाजिक असमानता नहीं होगी, यानी समानता होगी। और समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार डेवलपमेंट, मान लो डेवलपमेंट, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट कह रहा है कि एक देश का विकास वहाँ रहने वाले लोगों के विकास से जुड़ा है। जो हमने बताया कि वहाँ रहने वाले विकास, अगर हम बात करें तो वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो जनसंख्या है, उनका अगर विकास हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अगर वहाँ के क्षेत्र में अगर कोई भी कमी है, शिक्षा क्षेत्र हो या फिर आर्थिक रूप से, तो वो क्षेत्र विकसित नहीं है। वो हो सकता है कि एक एक क्षेत्र में वो विकसित हो, परंतु वो विकसित राज्य या क्षेत्र नहीं कहला सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रीय विकास किन किन चीजों से जुड़ा होता है, जो हमने पहले भी बात की। अब राष्ट्रीय जो विकास है यानी देश का विकास, अब हम अपने ही देश को एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा भी देश एक राष्ट्र है, देश है ना, तो इसे हम समझते हैं। अगर हमारे देश को विकसित करना है, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमें किन किन क्षेत्रों पर काम करना होगा? हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा, यानी कि जो पूरे देश के लोग हैं वो शिक्षित हो, यानी उन्हें ये ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे उन्हें ये पता हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, वो अंतर को समझ सके। स्वस्थ हो, यानी सभी लोग स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। ठीक है, सभी को रोजगार मिले। अब वो भी जाना कि आर्थिक रूप से मजबूत हम कैसे हो सकते हैं। अब राजनीति, ये भी जरूरी है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से यानी कि समाज के लोगों का विकास हो। अब समाज के लोगों का विकास इन चीजों को बेहतर करने से होगा। तकनीकी, यानी कि वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से, ये सारी चीजें एक है। प्राकृतिक संसाधन का विकास होना भी देश का विकास कहलाएगा। अब मान लो हम सुनते हैं कि इस देश में पेट्रोलियम पाया जाता है, या फिर वो देश पेट्रोलियम के लिए सबसे पहले स्थान में आता है, तो ये क्या है? पेट्रोलियम जो ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, वो क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन है। तो ये प्राकृतिक संसाधन का जब विकास हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? उस देश का भी विकास हुआ ना। कोई क्षेत्र में, जैसे झारखंड में कोयला, लोहा, ये सारी चीजें भरपूर है, भरपूर मात्रा में है। ठीक है, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में है। अब अगर यहाँ पर ये पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में कोयला पाया जाता है, तो यहाँ पर हम, ये क्षेत्र क्या है? विकसित है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन का विकास हुआ है। अब मान लो झारखंड, झारखंड में क्या पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है कोयला। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, कोयला तो बहुत अधिक मात्रा में। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ये सारी चीजें हम क्या, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोयला। कोयला क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। अब ये मानो कि ये जो है वो झारखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में, या फिर झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है,
तो ये जो क्षेत्र है वो विकसित है इस मामले में, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के मामले में। प्राकृतिक संसाधन के रूप में यहाँ कोयला, लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये भी विकास ही है। अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधन यानी कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का जो विकास हो रहा है तो उससे देश का भी लाभ होगा और देश का भी विकास होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मानो यहाँ पर एक और, अब यहाँ पर नोट करने की बात है कि प्रति व्यक्ति आय, इन चीज़ों के साथ साथ ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये साक्षरता तो शिक्षा क्षेत्र में ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एक ही है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब हमने पहले बताया कि वहाँ की यानी किसी देश के रहने वाले सभी लोगों की आय को मिलाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय कहलाएगी, ठीक है। अब हम समझेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिससे समझने में आसानी होगा। अब यहाँ पर हमें प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये है प्राकृतिक संसाधन। मान लो कोयला है, तेल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है, कुछ भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में है। या फिर लकड़ी है, एक लकड़ी, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन का मतलब जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो हमारे आसपास है, चाहे वो पेंसिल हो या फिर हमारा मोबाइल, ये सारी चीजें संसाधन है। और जो प्राकृतिक यानी प्रकृति में पाई जाती है, हवा, ठीक है, सूर्य किरण, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं लकड़ी की। एक लकड़ी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब वो जो जाएगा फैक्ट्री में तो वो फैक्ट्री में क्या रूप लेगा, एक प्रोडक्ट का। तो फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन के बाद कहाँ जाएगा, व्यापारी के पास जाएगा। अब देखो व्यापारी यहाँ पर भी आएगा, प्राकृतिक संसाधन जो है वो व्यापारी के पास जाएगा, यहाँ पर भी व्यापारी, ठीक है, व्यापारी। अब यहाँ पर भी व्यापारी आएगा क्योंकि उसे खरीदेगा वो, फिर वो ले जाएगा फैक्ट्री में, फिर उसे प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो लकड़ी के टुकड़े को वो चेयर में कन्वर्ट करेगा। अब वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कहाँ बनेगा, या फिर ग्राउंड में, फैक्ट्री में बनेगा। फैक्ट्री यानी उद्योग। अब उद्योग बनेगा तो वहाँ रहने, मतलब अब उद्योग बनेगा, अब उद्योग में काम करने के लिए कौन आएगा। ऐसे तो मशीन नहीं चलेगा कि खुद ब खुद चल रहा है, ठीक है। वहाँ लोगों की आवश्यकता होगी। लोग यानी कि रोजगार, रोजगार यानी कि आय, आय यानी कि आर्थिक विकास होना। समझ गए। अब देखो एक चीज कितनी चीजों को जोड़ता है। प्राकृतिक संसाधन हुआ तो प्राकृतिक संसाधन, मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन है तो व्यापारी उसे खरीदता है, फिर वो ले जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में वो कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के रूप में, मान लो चेयर या टेबल के रूप में। अब उसे बनाने वाला कौन है, लोग है, वहाँ रहने वाले लोग या फिर वहाँ काम करने वाले लोग। अब वो क्या होता है, उन्हें रोजगार मिलता है, इससे रोजगार मिलता है, ठीक है। रोजगार यानी आर से इंडिकेट कर रहा है। अब रोजगार मिलेगा तो उन्हें धन मिलेगा। फ्री का तो वो काम करेगी नहीं, और फ्री का काम क्यों करे, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है ना भाई, तो उन्हें तो मजदूरी देनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि व्यापारी भी अपने लाभ के लिए ही काम करवा रहा है, उससे उसका भी लाभ होगा, उससे व्यापारी का भी लाभ होगा। अब यहाँ पर मान लो आर यानी कि रोजगार, उन्हें वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर एक हुआ रोजगार में वृद्धि, क्या हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रहा है। प्रोडक्शन हो गया, वो हो जाएगा, फिर व्यापारी क्या करेगा, उसका व्यापार करेगा। व्यापार यानी कि बाजार में ले जाएगा, फिर उसे बेचेगा, ठीक है। फिर जो बाजार में आएगा, व्यापारी उसे व्यापार करेगा, फिर जो बाजार में आएगा अब हम उसे यानी कि वहाँ की जो लोग हैं उसे खरीदेंगे, और खरीदने के बाद उसे मिलेगा क्या, उसे मिलेगा पूंजी। पूंजी, धन, आय, ये सारी चीजें एक है, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, उत्पादन कहाँ होता है, उद्योग में। उद्योग, अगर उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों में काम करने वाले लोग चाहिए। अब जो लोग हैं, लोगों को मिलेगा रोजगार, रोजगार से मिलेगा आय। ठीक है, आय को, आय, अब आय से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, अब व्यापार, व्यापार हो रहा है तो वो बाजार में होगा, बाजार में भी वो बिकेगा, बिकने से क्या मिलेगा, धन मिलेगा, धन से क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हो गया आर्थिक विकास। ये सारी चीजें आर्थिक विकास के रूप में हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विकास से संबंधित कुछ सवाल आते हैं जो बुक में भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, पहला, लेकिन क्या सभी विचार को बराबर महत्व दिया जाएगा। अब सभी विचार में आ रहा है, देखो, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी अलग अलग विचार है। अब इसे हम समझेंगे, ये सभी चीज अलग अलग है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर महत्व देना चाहिए, सभी इक्वल है, क्या सभी इक्वल है। इसे समझेंगे एग्जाम्पल से। सभी के लिए क्या न्यायपूर्ण और क्या सही है, ये कैसे पता करें, यानी वहां रहने वाले लोगों के लिए क्या सही है, कौन चीज पर काम करना चाहिए, ये कैसे पता करें। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे, ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कार्य करने का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, तरीका क्या हो जिससे सभी को लाभ हो। ठीक है, इसमें विकास का एक ही लक्ष्य है कि जनता का या फिर वहां के रहने वाले लोगों का विकास होना। अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, ये है जवाब इन सभी का। क्या जवाब है कि अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग राज्य है, या अलग अलग देश हो, सब में समस्याएं अलग अलग होगी। ठीक है, सबकी समस्या एक जैसी नहीं होगी। अब एग्जाम्पल ये है कि, अब एग्जाम्पल हम समझते हैं कि दो राज्य है, मान लो राज्य ए, राज्य बी। ठीक है, किसी राज्य का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, राज्य ए और राज्य बी। अब राज्य ए को समस्या है हेल्थ सेक्टर में, किसमें, स्वास्थ्य क्षेत्र में। अब बी वाले को है एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में यानी शिक्षा क्षेत्र में। अब गवर्नमेंट यानी कि सरकार, किसी देश की सरकार, दो राज्य अलग अलग देखो और दोनों की समस्या अलग अलग है। अब वहाँ की सरकार यानी कि उस देश की सरकार कुछ ऐसी योजना बनाती है जिससे लाभ हो, वो योजना बना रही है जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हो, विकास हो। तो उससे तो ए वाले राज्य को लाभ होगा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है हेल्थ सेक्टर, उससे तो इसका फायदा हो गया। परंतु परंतु यहाँ पर एक बात नोट करने की है, दूसरे क्षेत्र में इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, यानी कोई परिवर्तन दिखा ही नहीं, दिखा नहीं दिखा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो किसी के लिए विकास हो सकता है वो किसी के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर हम एक टॉपिक को लेकर चले तो एक देश विकसित नहीं हो सकता क्योंकि सभी क्षेत्रों की समस्याएं अलग है। किसी में साक्षरता कम है, किसी में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रॉब्लम है, किसी में आर्थिक रूप से, सबकी समस्याएं अलग है। अगर गवर्नमेंट अगर किसी एक क्षेत्र को लेके आगे बढ़े तो विकास संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग है। जैसे ए वाले की समस्या है हेल्थ सेक्टर, बी वाले की समस्या है एजुकेशन सेक्टर। अब गवर्नमेंट अगर कोई योजना बनाए जिससे लाभ हो एजुकेशन सेक्टर को, तो हेल्थ वाले को इसका कोई लाभ नहीं होगा या फिर उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को समझते हैं कि दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया था, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही क्या है। तो सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही यही होगा कि अगर एजुकेशन के क्षेत्र में, जहाँ एजुकेशन की समस्याएं है वहाँ पर एजुकेशन क्षेत्र में काम किया जाए, और जहाँ पर हेल्थ सेक्टर की समस्याएं है वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में काम किया जाए तो दोनों को लाभ होगा। यानी यहाँ पर किसी एक को अधिक दर्जा नहीं, सभी को बराबर दर्जा देना होगा। ठीक है,
अब ये काम क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भारत की जो सरकार है वो क्या करेगी, वो देती है फंड। ये है गवर्नमेंट, जिसे हम जी से इंडिकेट कर रहे हैं। इतने सारे राज्य हैं, सबकी समस्याएं अलग है, किसी की एजुकेशन, किसी की हेल्थ, किसी की इकोनॉमिक रूप से। मान लो अब ये गवर्नमेंट है वो देती है फंड, क्या करती है, लो भाई विकास करो, क्योंकि अलग अलग राज्यों की समस्याएं अलग है। ठीक है, लो अपने अपने समस्याओं का समाधान करो। उसके लिए है वहाँ की सरकार, यानी कि हर स्टेट की क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, हर क्षेत्र के लिए स्थानीय सरकार भी है, जिसे हम नगर पंचायत कहते हैं, जो वहाँ की समस्या का समाधान करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सभी को फंड दिए जाएंगे। अब सभी अपनी समस्याओं का समाधान सही रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर में क्या बताया गया है, यदि लोग भिन्न हैं तो उनके राष्ट्र विकास के बारे में धारणा भी अलग अलग है। धारणा यानी कि सोच। एग्जाम्पल लेते हैं, भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो, तीन दोस्त है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस वीडियो में आप बोलेंगे कि केवल तो एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल के बिना समझना तो मुश्किल है, तो एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। मान लो तीन दोस्त है, एक का नाम मोहन, सोहन, एक का नाम है श्याम। मोहन, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी नाम दो। तीनों से पूछा गया कि ऐसा कुछ बताओ जिससे भारत का विकास हो, ठीक है, या देश का विकास हो। तो कोई कह रहा है एजुकेशन क्षेत्र में काम करो, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए तो उन्हें सही और गलत के बारे में पता चलेगा। हेल्थ सेक्टर में कोई बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि हेल्दी पीपल हेल्दी ब्रेन। ठीक है, और वो अगर हेल्दी है तो वो काम भी कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, हमें लाभ होगा आर्थिक रूप से। अब मान लो तीसरा कह रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी आर्थिक, मजदूरी बढ़ाई जाए या फिर रोजगार बढ़ाई जाए। ठीक है, अगर रोजगार ठीक है तो मजदूरी बढ़ाओ, ठीक है, काम के बराबर मजदूरी दो। ये सारी चीजें सबके अलग अलग है। किसी को सैलरी बढ़ाना है तो किसी को हेल्थ सेक्टर में, किसी को एजुकेशन सेक्टर में। सबकी समस्याएं और सबके समाधान और सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए, ये तीनों सिचुएशन मान लो, तो गवर्नमेंट कैसे सॉल्यूशन करेगी उस समस्या का। तो जो ज़रूरी है, मान लो उस राज्य में एजुकेशन ज़रूरी है, इस क्षेत्र में बदलाव ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ में है तो हेल्थ सेक्टर में, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी सेक्टर में। तो भारत के विकास के लिए किसी एक को नहीं, तीनों को मिलाना होगा। ठीक है, राम, सोहन, मोहन जो भी है, इन तीनों के विचार को मिलाना होगा। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मान लेते हैं क्लास में विद्यार्थी की तुलना कैसे की जाए। ऐसे तुलना करना तो अच्छी बात है नहीं, पर बुक में भी दिया है। तो अगर विद्यार्थियों के बीच कंपैरिजन हो और पता करना है कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कैसे पता करें। तो हम कहेंगे मार्क्स देख लो। ठीक है, केवल मार्क्स देखने से ये तो नहीं कह सकते कि वो बेस्ट है। क्या पता वो अनहेल्दी है, यानी कि स्वस्थ नहीं है, या फिर उसका बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है, मार्क्स हो सकते हैं बहुत अच्छे हैं, परंतु अटेंडेंस ना के बराबर है, तो क्या वो बेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस्ट होने के लिए उसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। अब मान लो कि किसी भी खेल को अगर खेलना है तो एक क्राइटेरिया पार करना होता है। ठीक है, अगर रेस में हमें दौड़ना है तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट मैच होता है, उसे पार करना होता है। वो क्या होता है, वहाँ
उस चीज़ का क्राइटेरिया होता है जिसे हमें पास करना होता है। अब उस क्राइटेरिया यानी मापदंड को क्या है, हम कहेंगे कि इससे हम पता कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है। जो जो उस मापदंड को क्या करते हैं, पास करेंगे, वो विकास है या फिर वो बेस्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मान लो क्या हेल्दी स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी बताया, क्या हेल्दी स्टूडेंट बेस्ट हो सकता है या बेस्ट स्टूडेंट हेल्दी हो सकता है? क्या टॉपर स्टूडेंट हेल्दी हो सकता है, या फिर उसका बिहेवियर अच्छा हो सकता है, या फिर उसका अटेंडेंस सही हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन है जो पूछी जाती है। किसी भी चीज़ की तुलना, यहाँ पर नोट करने की बात है, किसी भी चीज़ की अगर तुलना करना है तो एक मापदंड होना चाहिए जिससे हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सके। अगर किसी की हाइट को हमें कंपैरिजन करना है 3-4 लोगों के बीच, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना होना ही चाहिए। अब जिसका जिसका उस पॉइंट में मिलेगा वो साइड होता जाएगा, यानी कि वो ठीक है। अब यहाँ पर मान लो जैसे कि हम एग्ज़ाम के टाइम कहा जाता है ना कि 33% मार्क्स लाना पड़ेगा तब ठीक पास हो जाओगे। तो वो क्या है, एक वो मापदंड है, मापदंड जिससे हम पास और फेल में अंतर करते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं इस बॉक्स में क्या बताया गया है। ठीक है, जो बुक में भी दिया गया है। औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इससे हम असमानताओं की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम क और ख में मान लो 5-5 निवासी है, ऐसे तो होते नहीं है। अब आंकड़ों के अनुसार 1.2 में जो दिया गया है उसमें से दोनों देशों की औसत आय ज्ञात करनी है। अब औसत आय कैसे ज्ञात होता है ये भी बताएंगे। अभी के लिए ये बता देते हैं, औसत आय को अगर प्राप्त करना है तो उस देश की, मान लो एक देश है, ठीक है, उसकी औसत आय ज्ञात करना है। औसत आय, ठीक है, औसत आय, तो उस देश की सबसे पहले आय, कुल आय, यानी कि जो कुल आय है जो हमने समझा, ठीक है, और कुल जनसंख्या को डिवाइड करना होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस देश की औसत आय कितनी है। कुल जनसंख्या यानी कि टोटल, और टोटल आय बटा टोटल जनसंख्या से हम औसत आय पता कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देश का में मान लो पहला नागरिक कितना, उसकी औसत आय है 9,500, दूसरे का 10,500, तीसरे का 9,800, चौथे का 10,000 और पांचवे का 10,200। ठीक है, उसकी औसत आय अगर हमें ज्ञात करनी हो तो क्या होगा, अभी हमने बताया। ठीक है, अब देश ख में क्या है, 500 पहले का, दूसरे का 500, तीसरे का भी 500, चौथे का भी 500, पांचवे का है 48,000। ठीक है, क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? शायद हम में से कुछ लोग कहेंगे देखो 48,000 सबसे ज्यादा है, तो क्यों ना हम देश ख में पांचवे नागरिक बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो आय है, औसत आय, वो ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे, हमें ये आश्वासन मिलना चाहिए कि हम पांचवे नागरिक ही हो, फोर्थ थर्ड ये नहीं, हम फिफ्थ नागरिक हो, ये हमें गारंटी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, तो शायद हम में से ज्यादातर लोग क में रहना पसंद करेंगे। क में रहना पसंद करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग ना तो गरीब है और ना ही अमीर है, वो बैलेंस में है। परंतु अगर ख की बात करें तो 1, 2, 3, 4 उनकी औसत आय कम है। अगर तुलना करें देश क से ख को अगर तुलना करें तो 1, 2, 3 ये नागरिक संख्या 1, 2, 3, 4 की अगर बात करें तो देश क में ज्यादा है औसत आय। ठीक है, हो सकता है देश ख में फिफ्थ नंबर का जो नागरिक है वो ज्यादा आय, या फिर उनकी जो औसत आय है वो अधिक है,
परंतु अगर हम बात करें तो क देश का सभी नागरिक क्या है, ना ही गरीब है और ना ही अमीर है। तो अधिकतर लोग या तो पांचवे नागरिक बनेंगे देश ख के, या फिर बोलेंगे देश क में चलो, क्योंकि वो ना तो गरीब है और ना ही अमीर। ठीक है। हरियाणा, केरल और बिहार में कुछ तुलनात्मक आंकड़े, यानी कि विकास के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें भी आएगी। ठीक है, केवल एक ही सेक्टर में काम करने से विकास नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर के बारे में बताया गया है, साक्षरता दर, नेवल उपस्थिति अनुपात, ये सारी चीज़ें हरियाणा, केरल और बिहार के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सर्वेक्षण है 2020 से 21 का है। अब यहाँ पर देखो, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर का पता कैसे होगा? एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से उसकी संख्या, यानी 1000 में से 30। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2018 का ये डाटा है, 2017 से 18 साक्षरता दर में बात करो तो ये 80% है, यानी 80 है। ठीक है। अब यहाँ पर निवल उपस्थिति अनुपात 67 है। वहीं पर केरल है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, 7। ठीक है, 1000 में से केवल 7 एक साल में। साक्षरता दर सबसे अधिक है, तीनों में से सबसे अधिक केरल साक्षर है, 96, 100 में मान लो। ठीक है। अब निवल उपस्थिति अनुपात कितना है? 77 है। कितना? 77। बिहार वो शिशु मृत्यु दर में सभी दोनों राज्यों से आगे है, साक्षरता में दोनों से पीछे है, और निवल उपस्थिति अनुपात में भी पीछे है। यानी कि अगर हम कहें कि हरियाणा जो है वो क्या है, वो केरल से पीछे है, यानी केरल साक्षर है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में वो विकसित है, या फिर इन दोनों तीनों की तुलना करें तो वो एक विकसित राज्य है, क्योंकि वहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी कम है और साक्षरता दर अधिक है। तीनों की तुलना में केरल विकसित है। और यहाँ पर जो अनुपात है, निवल उपस्थिति अनुपात जिसे कहते हैं, 14 से 15 वर्ष की आयु में जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी संख्या होती है। ठीक है, 100 में से। अब यहाँ पर ये तो जान लिए केरल क्या है, विकसित है इन तीनों में से। अब हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ना, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे नोट करना है और समझना भी जरूरी है कि आखिर है क्या। यहाँ पर देशों के बीच तुलना कैसी होती है? देशों के बीच तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। हम भी ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो सबसे बेस्ट कहलाता है, पर ऐसा है नहीं। समाज में हम सुनते हैं कि देखो ये अच्छा खासा कमा रहा है, तो वो एक तरह से क्या, एक तरह के इमेजिनेशन लोग कर लेते हैं कि वो अच्छा कमा रहा है तो वो अच्छा मतलब हेल्दी भी होगा, एजुकेटेड भी होगा, क्योंकि वो कमा अच्छा रहा है। पर ऐसा नहीं होता। आय हो सकता है एक मापदंड है जो हमने पढ़ा, परंतु उससे सभी असमानताएं पता नहीं की जा सकती। एक देश की आय वहाँ के रहने वाले लोगों की आय, कुल आय होती है, जो हमने पढ़ा, जो कि प्रति व्यक्ति या फिर औसत आय उसे कहते हैं। परंतु अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग है, ये नोट करने की बात है। ये नोट करने की बात है। क्या भारत, पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर रसिया सबकी जनसंख्या बराबर है? नहीं। जनसंख्या के मामले में तो भारत दूसरे नंबर में आ रहा है। ठीक है। उससे भी पीछे बहुत सारे देश हैं, तो सबके अलग अलग है, एक जैसा किसी की जनसंख्या नहीं है। क्या सभी राज्यों की जनसंख्या एक जैसी है? नहीं है। ठीक है। तो इससे कैसे पता करें कि औसत आय क्या है? कैसे हम कंपेयर करें? केवल आय से कैसे कंपेयर करें? तो मुश्किल है। तो क्योंकि सबकी अलग अलग जनसंख्या है, मान लो किसी राज्य की जनसंख्या है 100, ठीक है, और उसकी आय मान लो कुल आय है 80, तो ऐसे डिवाइड होगा। उसी तरह किसी दूसरे राज्य की है 200 या फिर 2000, तो अलग है ना, कहाँ ये 100, कहाँ ये 2000। तो केवल आय तो हम सही मापदंड नहीं कह सकते ना कि उससे हम किसी भी देश को विकसित कह सके, परंतु अधिकतर हम आय को ही सबसे पहले लाते हैं। कुल आय की तुलना में हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है, इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं जो व्यक्ति, यानी कि देश की कुल आय से
कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाली जाती है, जिसे प्रति व्यक्ति या फिर औसत आय भी कहा जाता है। ये हमने जान लिया है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2019 में जो बुक में बताया गया है, उसमें बताया गया है जिन देशों की 2019 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $49,300 है, वो समृद्ध देश है। जिनकी आय डॉलर में 2500 है, $2500, ठीक है, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है, वो निम्न आय वाले देश में आएंगे। और जो यहाँ पर समृद्ध है उनकी आय हमने बता दी। अब यहाँ पर भारत जो है वो निम्न आय वर्ग में आएगा, क्योंकि 2019 के रिपोर्ट के अनुसार उसकी प्रति व्यक्ति या फिर औसत आय कितनी थी उस समय? 6700 प्रति व्यक्ति, यानी प्रति वर्ष थी, ठीक है, $, 6700 यानी 6700 $। अब औसत आय वही वाला टॉपिक है जो हमने पढ़ा, ये औसत आय के बारे में ही बता रहा है। अब आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड, आय के साथ साथ अन्य मापदंड क्या क्या है, बुक का एक टॉपिक है, यानी कि चैप्टर का एक टॉपिक है। विकास है, विकास में एक आय एक मापदंड का हिस्सा है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सुरक्षा। मान लो कोई देश समृद्ध है, परंतु वहाँ के जो लोग हैं उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो कुछ बोल सके, यानी कि उनके पास अधिकार ही नहीं है, ना ही सुरक्षा है। तो क्या वो विकसित है? नहीं है, क्योंकि विकसित होने के लिए एक देश को बहुत सारे क्षेत्रों में, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया, सभी क्षेत्रों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर भौतिक तो हमने आय को जान लिया। अभौतिक, अभौतिक, अभौतिक क्या होता है? अभौतिक होता है जिसे केवल महसूस किया जा सके, जैसे कि समानता। ये क्या एक भाव है जिसे हम समझते हैं। इक्वलिटी, स्वतंत्रता, आज़ादी, कुछ कहने का, अपने विचार प्रकट करने का, ठीक है, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, ये आज़ादी है। सुरक्षा के अलावा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देश के लिए। सुरक्षा नहीं, आय के अलावा, ठीक है। उसी प्रकार देश औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य भी रखता है। 1.3 1.4 में बताया गया है। हरियाणा, केरल और बिहार, सब में अंतर है, तीनों में अंतर है प्रति व्यक्ति आय। अब सबसे ज़्यादा अगर आपको क्या दिख रहा है, प्रति व्यक्ति आय किसकी है सबसे ज़्यादा? हम कहेंगे हरियाणा की, फिर आएगा केरल, फिर आएगा बिहार। पहले नंबर में ये है, आय के मामले में ये राज्य विकसित है, फिर केरल है, फिर बिहार है, यानी वो विकसित नहीं है तीनों को कंपेयर करें तो। या फिर विकसित अगर कहे तो हरियाणा है और ये बैलेंस है, या फिर ये दोनों विकसित है। बिहार के मामले में अगर इसे कंपेयर करें तो आय के रूप में, केवल आय। अब हम जानेंगे कि आय तो हमने कवर कर लिया कि देखो हरियाणा सबसे आगे है, परंतु जो 1.4 तालिका में हमने ये पढ़ा था कि हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है वो केरल से ज़्यादा है, यानी कि इस मामले में केरल आगे है क्योंकि वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। साक्षरता में भी वो हरियाणा से आगे है। हो सकता है वो हरियाणा से केवल आय के मामले में पीछे हो, परंतु इन क्षेत्रों में वो आगे है, ठीक है। तो इससे हम ये बता कर सकते हैं कि विकास को किसी एक क्षेत्र से नहीं मापा जा सकता। ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके साथ अगर वो बैलेंस है, यानी कि अगर किसी देश को विकसित करना है तो सभी क्षेत्रों को साथ में लेके चलना होगा, वरना वो देश विकसित नहीं हो सकता। सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए सुविधाएं, यानी कि जो सुविधाएं हैं, ठीक है, सभी के लिए पार्क, जो सार्वजनिक पार्क होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ठीक है, वे आवश्यक सेवाएं और संसाधन सरकार या स्थानीय निकाय जो जनता को प्रदान करती है, जैसे स्कूल हो गया, पार्क हो गया, ठीक है।
स्वच्छ पेयजल हो गया, सुरक्षा हो गई, हॉस्पिटल हो गया, सार्वजनिक परिवहन जो गवर्नमेंट बसेस होती है, स्वच्छता यानी कि उस क्षेत्र की साफ सफाई, ये सारी चीजें सार्वजनिक सुविधा होती है जो गवर्नमेंट या फिर उस क्षेत्र की सरकार, देश की हो या क्षेत्र की सरकार द्वारा जनता को प्रदान किया जाता है। इनका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिक को समान अवसर देना। कार्यकलाप 3 में दिया गया है, देखो बीएमआई। बीएमआई यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ते हैं कि यह ज्ञात करने के लिए कि हम उचित प्रकार से पोषित है, ये एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बीएमआई का फुल फॉर्म है, ये क्या है, शरीर सूचकांक, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे बीएमआई कहते हैं, इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करता है। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई की माप करे। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई में सही माप करे। किलोग्राम में व्यक्त है क्या उसकी वेट को, ठीक है, किलोग्राम में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर ऊंचाई के वर्ग से भाग दे। अब यहाँ पर किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई से क्या करे, भाग दे, तो आपको अंक प्राप्त होगा बीएमआई जो कहलाता है। बीएमआई कैसे निकलेगा, बीएमआई को अगर हमें प्राप्त करना है तो किलोग्राम, यानी कि अगर मान लो किसी की वेट 50 है और हाइट मान लो कितनी है 5.5, तो ये डिवाइड करके निकलेगा क्या, बी एम आई, ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो बता रहा है कि विद्यार्थी का बीएमआई सामान्य सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की बीएमआई -2 SD से 2 SD के बीच है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। -2 है तो वो क्या कहलाएगा, वो SD अधिक है तो उसे न्यून भारित, यानी कि नॉर्मल वेट, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, न्यून। अगर -2 है तो उसे न्यून भारित, और उससे अतिरिक्त है पोषण की आवश्यकता है। और उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी 14 वर्ष 8 माह का है तो बीएमआई में 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी बीएमआई 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह है तो वह न्यून भारित है। विद्यार्थी का जीवन परिस्थिति, भोजन, व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। यानी यहाँ बताया गया है कि बीएमआई को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं बीएमआई, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट, यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट दिया गया है, ये भी पढ़ लेना। अब देखो तालिका 1.6 में क्या बताया गया है, 1.6 में ये बताया गया है देशों के बारे में, यहाँ पर तुलना की गई है। सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, यहाँ पर देशों की तुलना की गई है। भारत भी यहाँ पर है। अब भारत तो होगा ही क्योंकि भारत भी देश है। यहाँ पर देखो SDI का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। SDI जिसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, ठीक है। और SDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यार्थी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, विश्व में मानव विकास सूचकांक SDI का क्रमांक, यानी कितने नंबर में आ रहा है, ठीक है। अब विकास की धारणीयता क्या होती है, धारणीयता, विकास की धारणीयता का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी बना रहे। धारणीयता या विकास की धारणीयता, ऐसा विकास होना जो अभी यानी वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य के लिए भी बनी रहे, ठीक है। ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और इससे प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हो, जिसे हम एक तरह से सतत पोषणीय विकास, ये भी, इसमें भी क्या था, भावी पीढ़ी के लिए ऐसे संसाधन को यूज़ किया जाए, यानी उसका यूज़ किया जाए जो आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो रहे, ख़त्म ना हो।
क्योंकि कुछ संसाधन क्या होता है, गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं, कुछ नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जो पुनः प्राप्त हो, गैर नवीकरणीय जिसे प्राप्त करने में सालों या फिर लाखों वर्ष लग जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा हुआ है भूगोल में। अगर नहीं पढ़ा है तो बताना ज़रूर। भारत में भूमिगत जल, ये भी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, एक नवीकरणीय संसाधन है। और कोयला, पेट्रोलियम ये गैर नवीकरणीय। तो इनका सही तरीके से उपयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर सके। ये नहीं कि आने वाली पीढ़ी बोले कि अब क्या करें। अब यहाँ पर विकास की धारणीयता, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का विकास, विवेकपूर्ण इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर विवेकपूर्ण इस्तेमाल होगा। विकास की धारणीयता, ये से हम समझ सकते हैं इससे। यहाँ पर होता है टॉपिक या फिर चैप्टर ख़त्म। अब चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।